हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपके ग्रेविटेशन का ये फोर्थ लेक्चर है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हमको मिलता है। ठीक है। हमने ग्रेविटेशन का लॉ मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का एक फार्मूला मिला था हमको, याद आ रहा है आपको? F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। आपको जी का एक रिलेशन मिला था, जी इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम। आपको जी की एक वैल्यू बताई गई थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, गलत हो गया है। यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लग चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अगर आपको मालूम है तो आप बताएं। अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो लगती है तो आप इंटू 2 पर देख सकते हैं, इंटू 1.5 पर देख सकते हैं। आप यहां जो चैनल के ऊपर 3 डॉट्स हैं वहां आप स्पीड देखेंगे तो वहां स्पीड दी हुई है, आप इंक्रीज डिक्रीज करके देख सकते हैं। हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ये तब बात की जाती है जब कोई ऑब्जेक्ट किस पर सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है। यहां आप देख रहे होंगे तो हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। हर पॉइंट पर इसका सॉरी इसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं हर पॉइंट पर डिफरेंट है। मतलब अगर मैं बोलूं ए बी सी डी, चार के चारों पॉइंट पर आप इसका जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पॉइंट ए से मूव करना शुरू करता है, बी पर पहुंचता है डायरेक्शन दूसरा है, सी पर पहुंच रहा है डायरेक्शन दूसरा है, डी पर पहुंच रहा है, ए पर पहुंच रहा है, वन सेकेंड डायरेक्शन सेम हो जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता होगा तो उस पर मोशन करते समय उस ऑब्जेक्ट का के हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा है। इसीलिए तो ये क्या है, डायरेक्शन इसमें क्लियर है। इसी वजह से जो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज। दूसरी चीज, मैं मान लेता हूं ये जो सेंटर पॉइंट है इससे इसका डिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर। और ये सर्कल है इसलिए ये भी आर होगा, ये भी आर और ये भी आर। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका एक इक्वेशन बनता है, एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल एम वी स्क्वायर बाई आर। इसको अगर याद कर ले तो ठीक है, नहीं याद होता है तो हम आपको समझाते हैं। इसका पहले डिफिनेशन देखिए। When an object move on a circular path and a force exerted towards the center, when a body is moving on a circular path and a force is exerted towards the center, this type of force is known as, this is called centripetal force. दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। दो तरीके का फोर्स होता है, एक जो टुवर्ड्स सेंटर वर्क करता है और एक होता है जो आउटवर्ड सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर काम करता है। जो अवे फ्रॉम द सेंटर काम करेगा वो क्या कहलाएगा? उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? देख लीजिए अभी। ऐसा फोर्स जो आउटवर्ड काम करे। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा हो और उस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस फोर्स का इक्वेशन होता है F इक्वल टू माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर। वैल्यू सेम होती है, ध्यान से देखिए। वैल्यू इसकी दोनों की सेम है, बस ये निगेटिव लगा है, इसका मतलब इसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसीलिए क्या है, वैल्यू इसकी सेम है लेकिन निगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए,
अगर मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट, इसका एग्जांपल अभी थोड़ी देर में मैं समझाता हूं। अगर मैं बोलूं कि ये जो बॉडी जब ये कंटिन्यू स्पीड चेंज कर रहा है, मतलब जब कंटिन्यू वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन आता होगा। बोलिए, जब एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज होने की जो रेट है उसी को हम क्या कहते हैं? चेंज होने की जो दर है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। अगर आपको याद हो तो a इक्वल टू एम माइनस बी माइनस यू बाई टी, आपको क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में ये चीज पढ़ाया गया है। लेकिन यहां जो एक्सीलरेशन है, जो चेंज होता है एक्सीलरेशन है, वो एक्सीलरेशन क्या है? a इक्वल टू है वी स्क्वायर बाई आर। क्या है? वी स्क्वायर बाई आर। किसके? सर्कुलर मोशन में जो भी एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? और कैसा मोशन होना चाहिए? यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। कैसा मोशन? ये एक यूनिफॉर्म मोशन है और जिस पर क्या मिल रहा है आपको? एक सर्कुलर मोशन कर रहा है बॉडी। जब सर्कुलर मोशन बॉडी कर रही है तो आपको जो एक्सीलरेशन मिलेगा, ये आप याद कर लें, ए इक्वल टू क्या मिलेगा? वी स्क्वायर बाई आर। इसको आप याद करें। अब हम बात करते हैं आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो अभी आपने डायरेक्ट फार्मूला देखा था, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? आइए देखिए, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभी आपने कहा था जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स उस पर काम कर रहा है उसको हम सेंट्रीपिटल कहते हैं, और जो आउटसाइड वर्क कर रहा है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। फोर्स इक्वल टू आपको पहले से मालूम है मास इंटू एक्सीलरेशन। अभी आपने देखा एक्सीलरेशन तो ठीक है वी स्क्वायर बाई आर है, लेकिन उस बॉडी का मास भी तो कुछ होगा, एम। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा? एम बी स्क्वायर बाई आर। क्या अभी आपको यही बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इक्वेशन? जी हाँ। और जब सेंट्रीफ्यूगल आता है तो सेंट्रीफ्यूगल के लिए क्या हो जाता है? एफ इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये आउटवर्ड फोर्स लग रहा है और ये इनसाइड फोर्स लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है, इसीलिए इसे सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, और ये आउटसाइड वर्क कर रहा है इसीलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक चीज देखिएगा, अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहा है और आपसे मैं पूछूं कि ये कितना डिस्टेंस कवर करता है या इसकी वेलोसिटी क्या है, जैसे ये वेलोसिटी आपने रख दिया v, वो वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे पता चलेगा? मैंने कह दिया कि बॉडी ए से बी सी डी होते होते फिर से ए पर पहुंचती है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? डिस्टेंस कवर करेगा ये सरकमफेरेंस के इक्वल, जितना सरकमफेरेंस होगा सर्कल का। तो सरकमफेरेंस होता क्या है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अगर हम बात करें आपसे कि इसमें टाइम कितना लगा, मैंने कहा टाइम लगा आपका कैपिटल टी। टाइम कितना लगा? कैपिटल टी। और ये क्या है आपका? डिस्टेंस। इसका मतलब जब मोशन करेगा ए से बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा और फिर से ए पर पहुंचेगा तो टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर कवर करेगा। टाइम कितना लग रहा है? टी। इसका मतलब वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर बाई टी। अगर 2 पाई आर बाई टी है, क्या आप इसको वेलोसिटी मानते हैं? अगर ये वेलोसिटी है, क्या हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं? जी हाँ। इसमें नहीं, हम इसमें पुट करेंगे। सेंट्रीपिटल पढ़ रहे हैं आपके इस चैप्टर में, सेंट्रीपिटल ही है, ठीक है ना? तो आप सेंट्रीफ्यूगल का सिर्फ मैंने एग्जांपल समझाने के लिए दिया है। तो F इक्वल टू आपको मिल जाएगा m बाई आर है, और v की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? 2 पाई आर बाई टी का होल स्क्वायर। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो m, अब ये 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 4। पाई का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? पाई स्क्वायर। आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, और अपान आर है तो ये आर भी इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके। आइए देखिए, अब अगर ये रेसिप्रोकल होके यहां ऐड हो जा रहा है तो आप या मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो। अब आपको क्या मिलेगा? आर से आर क्या कैंसिल हो सकता है? जी हाँ, आपको मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर अपान टी स्क्वायर, अपान टी स्क्वायर। मतलब अगर मैं बोलूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्चुअल इक्वेशन ये है। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्चुअल इक्वेशन ये है, लेकिन ये हमको बस ऐसे सिंपली समझने के लिए बहुत इजीली पढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना? अगर ये, अब इन तीनों इक्वेशंस को हमको कुछ मानते चलना चाहिए था।
ठीक है ना, हमको इन इक्वेशंस को कुछ मान लेना चाहिए था। चलिए F इक्वल टू एम ए, मैं यहाँ F इक्वल एम ए लिख देता हूं। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया और इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। इन तीनों इक्वेशन को कंसीडर करिए। और एक चीज बता दें, थोड़ी सी गलती हुई, हमको केपलर्स लॉ पहले पढ़ा देना चाहिए था, अभी केपलर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसको क्योंकि एक एग्जैक्ट इक्वेशन पाने के लिए, क्योंकि हमको ये चीज प्रूफ करना है, हमको क्या करना है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है उसी को प्रूफ करना है इसको लेकर के। मतलब जानते हैं, आपको मैंने सेंट्रीपिटल पढ़ा के और सेंट्रीपिटल के साथ में हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ इसी में कंबाइन कर दिया है, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ से ही इसको हम डिराइव करते हैं। बात समझ में आ गई? तो इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इसी में डिराइव हो रहा है, ठीक है ना। मतलब एडजस्ट हो गया है तो डिराइव हो जाएगा। अभी एक नया इक्वेशन, और आपने जो पढ़ा था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M या प्रोडक्ट ऑफ M, और साथ में आपने पढ़ा था F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं। अब बात समझ में आया? चलिए ठीक है, अभी हमको केपलर्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। इन तीनों इक्वेशंस को हम रहने देते हैं और बाकी सबको इरेज कर देते हैं। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं। अभी आपने देखा एक्सीलरेशन के लिए A इक्वल टू v²/r मिला। दूसरा इक्वेशन F इक्वल क्या मिल गया था आपको, ma मिला, पहला इक्वेशन जिसे आपने कहा। दूसरा इक्वेशन आपको मिल गया F इक्वल टू mv²/r, दूसरा इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन F इक्वल टू अभी आपको मिला 4π²mr/t², जिसे आपने थर्ड इक्वेशन कहा। ये तीन इक्वेशंस आपको अभी जस्ट इसी लेक्चर में मिल रहे हैं। अब हम इसको यहां से इरेज करते हैं। इसका एग्जांपल पहले मैं समझा दूं थोड़ा सा, उसके बाद तब आगे बढ़ता हूं। केपलर में पढ़ाऊंगा लेकिन बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। अच्छा, एक बकेट ले लीजिए एग्जांपल के लिए, एक बकेट लीजिए और बकेट में फुली पानी भर दीजिए, एकदम 100% पानी भर दीजिए। मतलब आप इतना पानी भर दीजिए कि आप बाल्टी अगर झटके से उठा दे तो गिर जाए पानी, एकदम 100% फुल हो जाए बकेट। उस बकेट अर्थात समझ रहे हैं, बाल्टी में जब आप पानी भर दिए हैं तो उस बकेट को आप क्या करिए, धीरे धीरे उठाइए और धीरे 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 ऐसे घूमिए, ऐसे लेके घूमिए और घूमते 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 स्पीड अपनी बढ़ाइए। अब धीरे धीरे ऐसे करते 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 स्पीड आपकी बढ़ते बढ़ते ऐसा करो आप कि ये बकेट जब ऐसा जाए, ऐसे है बकेट, और जब ये ऊपर जाए तो ये ऐसा हो जाए घूमते घूमते। क्या एक भी ड्रॉप वाटर आपका रिलीज होगा आपके बकेट से? आपने क्या इस चीज पर कभी दिमाग लगाया? आपने एक्सपेरिमेंट किया जरूर, लेकिन आपने दिमाग लगाया कभी कि ऐसा क्यों होता है? क्यों एक भी बकेट, एक भी बाल्टी से एक भी बूंद पानी नहीं गिर रहा है, जबकि हम बकेट को उठाएं ऐसे और उठा के ऐसे गिरा देते हैं तो पूरा का पूरा पानी नीचे गिर जाता है। व्हाट इज द रीजन? क्यों नहीं फॉल हो रहा है पानी? क्यों नहीं रिलीज हो रहा है बकेट से पानी? समझ में आएगा, देखिए कैसे। जब आप इस बकेट में जब आपने पानी भर दिया है पूरा कंप्लीटली और ये हैंडल आपके हाथ में है, तो जब आप इसको उठाते हैं, ऐसा घुमाते हैं इस पर, तो इस बकेट के ऊपर जो ये वाटर सरफेस है, उस वाटर सरफेस पे इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। और दूसरा, इस पानी ने इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। बोलिए ठीक है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। मतलब mv²/r इक्वल टू mv²/r माइनस mv²/r इक्वल टू mv²/r। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए ये निगेटिव है। अगर ये दोनों वन डायरेक्शन में आते, अगर एक तरफ से फोर्स 0 हो जाता, मान लीजिए अपोजिट बाहर से आपका फोर्स 0 हो जाता, तो क्या होता? अगर 0 हो जाता तो यहां 0 हो जाएगा और ये mv² इधर आएगा तो mv² + mv² 2mv²/r। बात समझ रहे हैं? तब क्या होता, ये जो तली थी बकेट की, वो इतना फोर्स ऊपर से एग्जर्ट हो जाता उस पर कि ये बाहर आ जाता। मतलब इस तली को तोड़ के वाटर बाहर आ जाता, क्योंकि वॉल्यूम तो कवर कर रखा है, अब वो अंदर तो कहीं जा नहीं सकता, और वो अंदर जाना चाहेगा क्योंकि फोर्स क्या हुआ, डबल लग गया है। तो जब फोर्स बहुत ज्यादा लग जाएगा तो ये अंदर आना चाहेगा, बकेट की तली टूट जाएगी। पर यहां क्या होगा, ये सरफेस तोड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स इक्विवेलेंट लग रहे हैं। इस सरफेस पर इनवर्ड सेंट्रीपिटल लग रहा है और आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है।
अब समझ में आया कि पानी क्यों नहीं गिरा, ना तो अंदर गया ना तो बाहर गया। रीजन यही था कि एक तरफ से सेंट्रीपिटल उसको खींच रहा था और दूसरी तरफ से सेंट्रीफ्यूगल। इसी पर जब दोनों हाथ से इक्विवेलेंट फोर्स लगता है तो ये मार्कर आपका ना लेफ्ट जाने वाला है ना राइट जाने वाला है। लेकिन अगर एक डायरेक्शन से फोर्स हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक वन डायरेक्शन में किसी लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये चीज समझ में आया सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। अब हम आपसे बात करेंगे केपलर्स लॉ की, क्योंकि बिना केपलर्स लॉ को पढ़े हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इसी के जस्ट बाद में हमको इस केपलर का यूज है। ठीक है ना? आइए देखिए केपलर्स क्या है। केपलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स वर्क किया। कितने टाइम? 20 ईयर्स वर्क किया। और उस 20 ईयर्स उनका नाम था, मैं बता दूं पहले, टाइको, या जो भी आप पढ़ें टाइको ब्रैहे। इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स वर्क किया केपलर्स लॉ फाइंड, मतलब इस लॉ को डेराइव करने के लिए, प्लैनेटरी मोशन को डिस्कवर करने के लिए। लेकिन प्लैनेटरी मोशन को ये प्लैनेटरी NATER प्लैनेटरी मोशन, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली जो है नहीं दे पाए। अगर इन्होंने इसकी डिस्कवरी नहीं कर पाई, मैं मानूंगा इन्होंने इसकी डिस्कवरी नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने थियरी 20 सालों में बहुत सारी थियरीज कंप्लीट की थी। इनके डेथ होने के बाद में इनके सारे के सारे जितने भी इनके पास डॉक्यूमेंट थे वो सारे डॉक्यूमेंट दे दिया गया। इनके एक स्टूडेंट थे जॉन केपलर। जब केपलर को इनका सारा डॉक्यूमेंट दे दिया गया, इन्होंने उसी सारे के सारे जॉन केपलर ने इस पर खूब वर्क करना शुरू किया। जब इन सारी डॉक्यूमेंट पर वर्क करना शुरू किया, जितना भी इनके पास एसेसरीज इकट्ठा थी, उन्हीं एसेसरीज पर, उन्हीं डाटा पर इन्होंने जब वर्क करना शुरू किया तो सारे डाटा को एक रिजल्ट तक ले जाके इन्होंने छोड़ा। उसको ही हम प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन। लॉ नहीं, लॉज ऑफ मोशन, और जिसे हम दूसरे नाम से केपलर्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। केपलर्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि केपलर्स लॉ क्या है। ठीक है ना? केपलर ने 3 लॉ फाइंड आउट किया था। पहला लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहले लॉ का नाम था इनके लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, या फिर हम इसको केपलर्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं। केपलर सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। तीसरा लॉ था इनका लॉ ऑफ पीरियड्स। इन्होंने 3 लॉ फाइंड आउट किया था। इनके पहले लॉ को हम पढ़ेंगे। इन्होंने कहा जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी मोशन है इसका मतलब प्लैनेट की स्टडी करेंगे। इन्होंने कहा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब किसमें? ऑर्बिटल पाथ में मूव करते हैं। किस पाथ में? ऑर्बिटल पाथ में। और यहां और किसके चारों तरफ? एस मतलब सन, सन के चारों तरफ ये ऑर्बिटल मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं? ऑर्बिटल मोशन करते हैं, इलिप्टिकल मोशन करते हैं। जब ये इलिप्टिकल मोशन करते हैं तो ध्यान से देखिए, आप जानते ही हैं कि जो इनकी रेडियस है इधर कुछ और होती है और इधर कुछ और होती है। अगर आप जानना चाहें तो इक्वेटर और पोलर का मामला छोड़िए, हम इक्वेटर पोलर आपको नहीं समझाएंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी आपने क्या देखा कि ऑर्बिटल मोशन, इन्होंने कहा कि जो ये ऑर्बिट होता है इनका, ये हमेशा कैसा? इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं। इन्होंने कहा ऑल दी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ऑल दी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व अराउंड दी सन, सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं इन दी इलिप्टिकल ऑर्बिट। कैसा ऑर्बिट है ये? इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं। ठीक है ना? पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट, ये क्लियर हुआ। दूसरा देखिए लॉ ऑफ एरिया। अब इस लॉ ऑफ एरिया को समझने के लिए देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो सन है किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल, मैं मान लेता हूं टी टाइम इंटरवल में, किसी फिक्स पॉइंट से जब ये मोशन करते हैं, जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं ये सब, मैं मान लेता हूं ये सन है और इस सन के चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। मैं मान लेता हूं कि कोई यहां है और कोई यहां भी होगा। मैं मान लेता हूं P1 पॉइंट पर है। P1 से जितने टाइम इंटरवल में ये P2 पर पहुंचेगा उतने ही टाइम इंटरवल में ये P3 से
P4 पर पहुंचेगा। मतलब इन्होंने कहा कि ये जो एरियाज हैं, ये जो SP1 P2 है वो SP3 P4 इस एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। लॉ ऑफ एरिया यही कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है और उस सन से जब आप उसको लाइन ज्वाइन करते हैं तो जो एरिया ये है, मान लीजिए एरिया 1 और ये एरिया 2, ये एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2। ये था लॉ ऑफ एरिया या सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेट या केपलर्स सेकेंड लॉ। अब थर्ड लॉ देखिए, लॉ ऑफ पीरियड्स। इन्होंने कहा कि जितने भी पीरियड्स, जैसे ये कुछ मोशन कर रहा है तो ये मोशन करते समय जितने भी पीरियड्स हैं इसके, वो पीरियड जो होता है वो जो डिस्टेंस है, ये जो प्लैनेट से सन की जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं r। इन्होंने कहा जो डिस्टेंस है तो क्यूब ऑफ द डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। क्यूब ऑफ द डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। इन्होंने कहा कि जो ये डिस्टेंस है इसका क्यूब यहां से यहां तक आने में जो टाइम पीरियड लगा है उसकी स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यूब ऑफ द डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीरियड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पीरियड। ठीक है ना। अब इस तरीके से इन तीनों को आप बहुत डीपली पढ़ चुके हैं, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब लेकिन यहां थर्ड लॉ का यहां यूज होगा, केपलर्स थर्ड लॉ का। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या है, थर्ड लॉ क्या है और थर्ड लॉ का इसका यूज क्या है। इसमें जैसे ये बना दिया गया तो इस इक्वेशन में, इस फोर्स में, मतलब इस सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्चुअल इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्चुअल इक्वेशन यही है। जो आप mv²/r पढ़ते हैं वो एक नॉर्मल इक्वेशन है। अब इसी का इन्होंने कहा कि जब हम यूज करते हैं, मतलब इन्होंने क्या कहा, अभी देखिए, अभी आपने केपलर्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, अब हम यूज करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, या फिर आपने इसी को अभी कहा था लॉ ऑफ पीरियड्स। जब इसका यूज करेंगे मतलब r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं r क्यूब इक्वल बोलूं तो kt स्क्वायर लिख सकता हूं। k क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या है के, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ये। अब जब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है तो क्या मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, बोले ये टी स्क्वायर है, ये टी नहीं, ये टी स्क्वायर था, बाई मिस्टेक लिखा गया होगा। अब देखिए, क्या हम इस प्लेस पर इसको रख सकते हैं, क्या हम इसके प्लेस पर इसको रख सकते हैं, बोले अगर हम इसको रख सकते हैं तो आइए देखिए क्या मिलता है। मतलब आपको एक नया इक्वेशन मिलने वाला है। क्या मिलेगा, क्योंकि टी स्क्वायर के प्लेस पर हमको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, या अगर हम चाहें तो इसको टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आपके समझने का तरीका है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है कि, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के आर क्यूब। बोले क्या मैं टी स्क्वायर के प्लेस पर आर क्यूब लिख सकता हूं, ये दोनों सही है, आप कांस्टेंट इधर लगाइए इधर लगाइए, बात एक ही है। अब क्या आप टी स्क्वायर के प्लेस पर इसको रख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो एफ इक्वल मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर अपान के आर क्यूब। इस आर से क्या एक आर कट जाएगा, बचा क्या, 4 पाई स्क्वायर एम बाई के आर स्क्वायर। सही है। अगर हम इस यहां सारी वैल्यूज को, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लें और जो और वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लें, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, एफ इक्वल 4 पाई स्क्वायर बाई के। ध्यान से देखिए, क्या 4 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं, पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7 या 3.14, क्या ये वैल्यू चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। क्या के कांस्टेंट है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसके बाद बचा क्या, m बाई आर स्क्वायर। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिए, क्या हम इसको, इस पूरे टर्म को एज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, जी हां, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाई आर स्क्वायर। बोले समझ में आ रहा है क्या। और अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे तो यह कांस्टेंट भी आ जाएगा। लिख दीजिए व्हेयर 4 पाई स्क्वायर बाई के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। बोले ठीक है ना।
अब ये अगर ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है तो आप क्या लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, पहला कंडीशन। आप ये भी कह सकते हैं एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या यही है इनवर्स स्क्वायर लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ। पूरी बातें क्लियर हुई? इसी को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जानते हैं। और थोड़ा सा अगर इसका और डीपली एक्सप्लेनेशन लेंगे आप, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम, क्योंकि यहां जब ये ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, इलिप्टिकल मोशन कर रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लैनेट का मोशन कुछ और होगा, सन का प्लैनेट का मास कुछ और होगा और सन का मास कुछ और होगा। इसीलिए एम क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, स्मॉल एम क्या, मास ऑफ सन, और स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ प्लैनेट है। तो आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हम हमेशा किसी चीज को ये चाहते हैं कि आपको उससे रिलेटेड कंप्लीट टर्म्स मिल जाए, और उसके लिए हमको सारे के सारे पॉइंट्स पर पॉइंट आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब हम जो यहां फोर्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम लेते हैं, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए मैं आपको यहां समझाता हूं कि ये है क्या, एक्चुअली ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एफ है, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस मास के, ना कि ये लिखा हुआ है कि मास ऑफ सन है या मास ऑफ प्लैनेट है, ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आप फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों लिख सकते हैं, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को तो फॉलो ही कर रहा है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। बात समझ में आ रही है? इसका इन दोनों का डेरिवेशन यहां से मिलता है, मतलब जब तक आप केपलर्स लॉ नहीं यूज करेंगे तब तक आप इसका डेरिवेशन नहीं मिल पा सकते। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए हमको केपलर के तीनों लॉ याद होने चाहिए। पहला आपका था लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ था आपका लॉ ऑफ एरिया, तीसरा आपका लॉ क्या है, लॉ ऑफ, जल्दी बोलिए, लॉ ऑफ पीरियड्स। बात समझ में आई? तो इन तीनों लॉ को भी आप डीपली देखें। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पॉज करिए, बैक जाइए और इसको रीप्ले करिए, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।